अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो कश्मीर की सूरत हाल पे आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ जी बड़ा अहम दिन है क्योंकि आज कश्मीर के लिए यहाँ पर तमाम काफिले रावला कोट में जमा हो चुके हैं या हो रहे हैं और अल्टीमेटली इन्होंने आगे मुजफ्फराबाद की तरफ जाना है। इस पे बात करते हैं। अमेरिका ईरान जंग एक दफ़ा फिर से शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर एक पाक फौज का गिरा जिसके नतीजे में तमाम सवार अफराद जाँ बहक हो गए। उस पर भी बात करेंगे और कुछ जिक्र करेंगे कि सियासी मामलात में क्या हो रहा है आजकल। बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। सुहेल आफरीदी अपने ही लोगों की तनकीद की जद में भी हैं, तो दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत भी अपने चाहने वालों की तनकीद की जद में आ चुकी है। तो ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है कश्मीर की, क्योंकि सबकी नज़रें लगी हुई हैं। सेंसिटिव एरिया है, लाखों लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हज़ारों जवान यहाँ पर मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च रोकने की कई जगह पर कोशिशें की गई, कई जगह पर शेलिंग हुई, कई जगह पर फायरिंग हुई, कई जगह पर क्रैकडाउन हुए, लाठी चार्ज हुए, लेकिन इसके बावजूद लॉन्ग मार्च बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और अब सूरत हाल ये कि रावला कोट में तकरीबन लाखों अफराद जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं या हो रहे हैं। बड़े दो काफिले तो पहुंच चुके हैं, मज़ीद काफिले अभी बाग से आने वाले हैं और इर्द गिर्द के इलाकों से आने वाले हैं और फिर अल्टीमेटली ये तमाम काफिले इकट्ठे होकर मुजफ्फराबाद का रुख करेंगे। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि जब मुजफ्फराबाद की तरफ ये लोग जाएंगे तो इनकी तादाद डेफिनेटली लाखों में होगी। अब जो अभी के मनाजिर थे रात के, अगर वो आप देखें तो काफ़ी आई ओपनिंग किस्म के मनाजिर थे, नाकाबिले यकीन मनाजिर थे। इसलिए नहीं कि लोग इतनी बड़ी तादाद में कैसे निकल आए, वो तो हम हमेशा देखते हैं कि कश्मीरी निकलते हैं। इसलिए कि जब आपके लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जगह जगह पर यूज़ ऑफ फोर्स किया गया हो, लाशें तक गिरी हैं, इसके बावजूद वो लोग रुके नहीं हैं। और यही उनकी अचीवमेंट है, यही उनका हौसला है और यही उनका अज़्म हिम्मत है कि वो किसी भी जगह पर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हुए। यही उनकी कुर्बानी थी और इसी वजह से आज हमने देखा कि हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हुई। वही लोग जो कल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बैठकर कि जनाब इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये गद्दार हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये मुल्क दुश्मन एजेंट हैं, ये फलां हैं, ये धमाका हैं, आज फौरी तौर पर अब उनकी तरफ से पेशरफ्त हो रही है कि जनाब हम मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, आप आएँ, मुज़ाकरात से बातचीत से मसला हल करते हैं। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पे जिक्र करूँगी उन टाउट्स हजरात का जो बढ़ चढ़ कर जलती पर तेल डाल रहे होते हैं, जो और हुकूमत को मशवरे दे रहे होते हैं कि जनाब पट्टा डालना होगा, इनको फेंटा लगा दो, इनको सर कुचल दो, ये गद्दार, ये बागी, इन्होंने तमाशा बना लिया, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनका तो एजेंडा ही कुछ और है, वगैरह वगैरह। रियासत को अपनी रिट बहाल करनी होगी और इस तरह तो हर जत्था उठ के शुरू हो जाएगा। तो ये इस कदर बकवास करते हैं, इस कदर बकवास करते हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है इनकी बकवास सुनना। और ये बढ़ चढ़ कर, ये जिसको कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, मतलब उतना हुकूमत सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रही होती जितने ये हजरात जो हैं जिनका लेना ना देना, बस अपनी नफ़रत और अपनी जो जाहिलियत है उसको इन्होंने झाड़ना होता है। और वो ये बड़े जिसको कहते हैं ना कि ज़ोरों शोर से कर रहे होते हैं हर जगह पर। तो ये हम देख रहे थे कि हुकूमत के हामी अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से ये बातें मुसलसल हो रही थी। कुछ तो इस हद तक थे कि वो सारी जो तारीख़ है कश्मीर की उसको भुलाकर और वो कोई नए नए हल तलाशने शुरू हो गए कि जनाब इस मसले को, रट्टे को ख़त्म ही करो। तो मतलब वो इस हद तक चले गए। बंदा पूछे भाई 12 नशिस्तें ख़त्म करने से इंडिया को कौन सा फ़ायदा हो रहा है? आप कह रहे हैं कि जी ये इंडियन एजेंट हैं और वो 12 नशिस्तें ख़त्म कराने की बात कर रहे हैं। तो ये कोई समझा दे कि अगर 12 नशिस्तें यहाँ से मुहाजिरीन की ख़त्म हो जाती है तो इससे इंडिया को कौन सा फ़ायदा हो रहा है? कौन सा उनका बहुत बड़ा एजेंडा जो है वो कोई पाया तकमील तक पहुँच जाएगा? उन्होंने जो करना है वो तो कर रहे हैं, उनको तो आप रोक नहीं सके। और आप बदले में अब क्या लगे हुए हैं कि जो यहाँ पर आपके पास कश्मीर है, आप उन लोगों को अपना जो है वो दूसरा चेहरा दिखा रहे हैं और इस हद तक भयानक चेहरा दिखा रहे हैं कि जो मसला कश्मीर पर हमेशा से हामी आवाज़ें थी वो भी आपके ख़िलाफ़ सवाल उठाने पर मजबूर हो गई। और इसमें मैं फिर कहूँगी कि इसमें बढ़ चढ़ कर जो ये हिस्सा लेने वाले टाउट हजरात थे जो बिल्कुल शर्म से आ रही हैं, इनका बहुत बड़ा हिस्सा था। और कल तक ये टॉक शोज़ में बैठ के बातें कर रहे थे कि जनाब हम तो बिल्कुल इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब आज खबर ये आई है कि जैसे ही मुज़ाहिरीन की तादाद देखी है समझ लग गई है कि भाई ये तो नहीं डरे गोलियां मारने से। दर्जन लोग शहीद हो गए हैं, ये फिर भी सड़क पर है।
तो फिर इनको अकल आई कि जनाब हम ये मसला हल नहीं कर सकते। तो भाई जब हम बोल रहे थे तो हम क्या फ़ारसी बोल रहे थे? पहले दिन से एक बात की है, और ये कोई पहली दफ़ा की बात नहीं है कि हम कोई बड़े अक्लमंद हैं और बड़े अच्छे मशवरे दे रहे हैं। ये तो एक पिछले साल आप खुद कर चुके हैं। पिछले साल भी तो यही कुछ था ना, आपने पहले भी यही यूज़ ऑफ फोर्स करने की कोशिश की, फिर आपने घुटने टेके, फिर उनके साथ मुआहदे किए, फिर आप फिर गए। तो भाई जब आप पिछले साल भी ये कर चुके हैं और आपको पता है कि उनकी ये तारीख़ है, उनका ये मिजाज है, वो एक अलग कौम है, उस कौम की एक तारीख़ ही जुदा गाना है, तो आप फिर उनके साथ वही पाकिस्तान वाले घटिया हरबे जो हैं वहाँ पे आजमाना शुरू कर देते हैं। फिर जब बाजू आपका दरवाजे में फंसता है तो फिर आप कहते हैं चलें चलें आए बात करते हैं। तो भाई फिर ये जाने गंवाने की आखिर ज़रूरत क्या थी? क्या ज़रूरत थी कि आप उनको अपना ये चेहरा दिखाते, ये आप लोगों को मौका देते, दुश्मनों को भी, कि वो आपके ख़िलाफ़ इन चीज़ों के ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा करें। प्रोपेगेंडा क्या है वैसे? आपस की बात है। अगर वो ये चीज़ें हक़ाइक़ दिखा रहे हों कि भाई ये जुल्म हो रहा है, तो जुल्म तो हो रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह ताकत के नशे में अंधे होते हैं तो ऐसे ही आप फिर फैसले करते हैं। वो अल्लाह ताला के बारे में वो बड़ी बात है ना, आज अक्सर वो लोग कहते हैं कि जनाब अल्लाह ताला आके किसी को लठ नहीं मारता, वो उसकी मत मार देता है। तो इस हुकूमत का एग्जैक्टली वही हाल है कि हर काम में इनकी सिर्फ मत मारी जाती है, कि इनको कोई अकल नहीं देने वाला होता कि भाई कैसे मसले को हल करना है। अब एक्शन कमेटी ने आगे से ज़रूर ये बात की है कि जनाब हम खुशाइंद करार देते हैं आपकी मुज़ाकरात की पेशकश को, हम पहले भी बातचीत करने के लिए तैयार थे, हम आज भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है, अब वो अपने तरीके से बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि जी बातचीत हम कर लेते हैं आपसे तमाम मसाइल पर, लेकिन बातचीत करने से पहले हमारी कुछ पेशगी शराइत हैं जो आपको पूरी करनी है। उसमें उन्होंने कहा कि एक तो ये जो आपने एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया है, ये नोटिफिकेशन वापस लें। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो हमारे शहदा हैं उनकी मैयतें नहीं हमें दी गई, तो वो मैयतें दी जाएं। यानी लॉन्ग मार्च से जो पहले वाली सिचुएशन थी उसके ऊपर जो चीज़ें थी पहले तो वहाँ पर आएँ, फिर जो असल टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम बात कर लेंगे कि नशिस्तों का क्या करना है, बाकी मुतालबात का क्या करना है। तो वो अब कह रहे हैं कि जी ठीक है, आप पहले ये सारी चीज़ें तो करें ना, जो आपने अभी ये पिछले 2-3 दिनों के अंदर की हैं, इनको रिवर्स करें। तो अभी इस पर ज़ाहिर जवाब नहीं आया हुकूमत की तरफ से कोई, लेकिन ये करेंगे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जितना बड़ा काफिला वहाँ पे इस वक्त रावला कोर्ट में मौजूद है, और सुबह जब ये लोग मुजफ्फराबाद के लिए निकलेंगे तो हुकूमत के पास कोई और चॉइस ही नहीं होगी कि वो इनसे बात करें। तो फिर वो 100 जूते और 100 प्याज वाला जो मामला है वो आपको नज़र आएगा, और अगर नहीं करते तो फिर उससे ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ अभी भी कर लें, अच्छी बात है, मज़ीद नुकसान से बेहतर है कि आप अभी भी बातचीत कर रहे हैं। चले ज़लालत आपकी हुई है, लेकिन कम से कम मज़ीद नुकसान ना हो। तो बाकी ज़लालत तो होती रहती है, वो कौन सी अब नई बात रह गई है इस हुकूमत के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि आप कम से कम जिसको कहते हैं कि मज़ीद नुकसान हो। क्योंकि आज एक और अफसोसनाक खबर आई कि पाक फ़ौज का एक MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर निगरानी के लिए फ़्लाई कर रहा था फ़िज़ा में, तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई, तो फिर उस के बारे में अफसोसनाक खबर आई कि वो गिरकर जो है वो सारी उसमें आग लग गई, और उसके बाद फिर जितने लोग भी उसमें अफराद सवार थे वो सब जाँ बाग हो गए। अच्छा, अब इसके ऊपर भी जो खबर रिपोर्ट हो रही है यही कहा जा रहा है कि तमाम अफराद जाँ बाग हो गए, तमाम अफराद शहीद हो गए, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि एग्जैक्टली उनका नंबर क्या है। लेकिन कुछ लोगों ने अब रिपोर्ट किया है कि गालिबन 17 लोग, तकरीबन 17 लोग इसके ऊपर सवार थे, और उनकी जो है वो इसमें शहीद हो गए हैं, या जो भी आप कह लें जाँ बाग हो गए हैं। और ये अफसोसनाक बात है, ज़ाहिर सी बात है कि भाई जानों का मज़ीद ज़िया हो रहा है। तो ना आपने ये सारा रफड़ डाला होता, ना वो जो पहले बेचारे अहलकार शहीद हुए हैं, जो इधर से मुजाहिरीन के लोग शहीद हुए हैं, जो इधर से अब ये 17 हेलीकॉप्टर में जो बेचारे शहीद हुए हैं, तो ये ना सारा जानी नुकसान होता ना। अगर अभी भी इन सब चीज़ों के बाद आप टेबल पर ही बैठ रहे हैं ना, तो फिर जब पहले ही टेबल पर बैठ लेते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। लेकिन ये बात इन लोगों को समझ नहीं आती, ये बात इनको बस उसी वक्त समझ आती है जब ये नुकसान कर बैठते हैं। और उसके बाद क्योंकि ये समझते हैं कि जैसे हम वहाँ पर कुचल डालते हैं तो फिर आगे से सब खामोश हो जाते हैं, मार खा के घरों को चले जाते हैं। शायद यहाँ पे भी यही सूरत हाल, अगलों ने जब अपने मसल्स दिखाए तो फिर इनकी हवा निकलती है। तो यही सूरत हाल आपको फिर कश्मीर में इस वक्त दिखाई दी है। तो बहरहाल जी ये मामला जो है अब किस तरफ लगेगा, मुज़ाकरात बाकायदा शुरू होते हैं या नहीं, पेश की शराइत पहले मानी जाती है नहीं, क्या होता है वो अब अगले इसमें व्लॉग में आपको अपडेट करेंगे। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है कि ये काफ़ी
कंसर्निंग इशू इस वक्त बना हुआ है। अच्छा जी, आगे बजट का मामला। बजट जो है अब पेश करना है, इजलास बुला लिए गए हैं। उससे पहले इक्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें मैंने आपको बताया सुहेल आफरीदी ने और बाकी अपने अपने जो वज़राए आला थे और उनकी नुमाइंदगी मौजूद थी। और उसके बाद जो खबर आई है कि भाई इन्होंने अपने जो तरक्याती बजट हैं उसमें कमी की है और वफाक ने ये इनसे डिमांड की थी कि तमाम सूबे जो हैं वो अपने तरक्याती बजट में कमी करें और वफाक को कुछ पैसे दें, क्योंकि वफाक जब सब में पैसे बांट देता है तो उसके पास पैसे बचते नहीं हैं, तो लिहाजा तमाम जो सूबे हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूट करें। अब उसके अंदर जो इजलास में मामलात पर इत्तफाक हुआ है तो उसके मुताबिक पता ये चला है कि सबसे बड़ा हिस्सा जो कटौती का है वो पंजाब का लगा। तकरीबन 701 अरब रुपए का जो यानी पार्ट है वो पंजाब ने अपना उसमें हिस्सा डाला, कटौती दी। और दूसरी तरफ फिर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हैं जिन्होंने तकरीबन 109 और 110 अरब की जो कटौती है वो करवाई है तरक्याती अखराजात में, जबकि बलूचिस्तान के हिस्से में किसी किस्म की कटौती नहीं की गई। उनका एक तो पहले ही बड़ा लिमिटेड सा बजट होता है, फिर वहाँ पे आपको पता है जिस तरह के हालात हैं तो वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे कटौती नहीं की गई। बाकी जो 3 सूबे हैं वहाँ उन्होंने कटौतियाँ करवाई हैं अपने तरक्याती बजट में। तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी लेदे भी हो रही है। बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं कि जनाब वफाक तो आपके साथ ताउन नहीं करता और आप जो है उनको बढ़ चढ़ के अपने पैसे भी कटवा रहे हैं और NFC के ऊपर उन्होंने पिछला ही अभी अमल दरामद नहीं किया। जो अंदर से खबर आई है उसमें ये पता चला है कि सुहेल आफरीदी साहब ने वहाँ पे मुकदमा तो खूब लड़ा है खैबर पख्तूनख्वा का, और उन्हें यकीन दहानी भी कराई गई कि जी आपका जो NFC का मामला है वो सेटल हो जाएगा। इसके साथ साथ ख़ुद इख्तियार वली साहब भी कह रहे थे कि जी उनका बड़ा अप्रिशिएटेबल जो है वो कंडक्ट है कि वो यानी पूरा ताउन कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही उनके साथ मामला चला तो बाकी मसाइल के ऊपर भी बिल्कुल बात हो सकती है वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ ये भी खबर आई है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने एक दफ़ा फिर मामला उठाया और कहा कि ये जो कटौती वाला मामला है इसके ऊपर उन्हें अप्रूवल लेने की ज़रूरत है और इसके लिए वो चाहते हैं कि इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो बस इस पे तो जाहिर है वहाँ पे जो कठपुतलियाँ बैठी होती हैं उन्होंने क्या कहना होता है, वो तो यही कह रहे होते हैं अच्छा देखते हैं ये वो, और अल्टीमेटली आपको पता है कि उनके कहने पे तो कोई मुलाकातें होती नहीं हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस सारी सिचुएशन के बाद सुहेल आफरीदी आए हैं शदीद तनकीद की जद में, क्योंकि हर कोई उनसे ही कहने लगा कि आप हर लिहाज से अच्छे बच्चे बन रहे हैं, तावन कर रहे हैं, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? बदले में तो आप एक मुलाकात तक नहीं ले सके इमरान खान साहब से, एक उनका इलाज करवाने की परमिशन नहीं ले सक रहे, तो आपको क्या मिल रहा है? कोई ये समझा दे। इसके ऊपर मुझे लगता ये है कि सिर्फ उन लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, उन्हें कहा हुआ है कि जनाब आप ये हमारे साथ कुछ ताउन करें, हम आगे चल के इसके ऊपर आपके साथ कुछ बेहतरी करेंगे। और इसी वजह से सुहेल आफरीदी जो है ये ताउन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि एहतजाज से तो मामला उस तरह से निकल नहीं रहा, हल नहीं हो रहा। तो वो भी ये समझते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की तरह कि मफाहमत से ही कोई बात हो जाए, तो वो इसलिए ज़रा वो भी ये ट्राई कर रहे हैं मफाहमत वाला सारा मामला कि चलो जी। और इसमें सिर्फ सुहेल आफरीदी अकेले अपनी ज़ाहिर थॉट के मुताबिक नहीं चल रहे, पूरी पार्टी क़यादत का ये ख्याल है। आपको पता है बैरिस्टर गौहर हो, महमूद खान अचकज़ई साहब हों, सलमान अकरम राजा हों, कौन इस वक्त तैयार है मज़ामत के लिए? कोई एक भी तैयार नहीं है। उन्होंने वाजे कह दिया हुआ है कि भाई ये गोलियां मारते हैं, हम बाहर ही नहीं निकलेंगे, ख़त्म बात। तो जब आप बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर कोई प्रेशर तो नहीं बना सकते। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर आप उनके साथ बातचीत के ज़रिए मसले हल करें। जब आप बातचीत करना चाहते हैं तो वो फिर अपनी मनवाते हैं आपको और सिर्फ लारा देते हैं। अब वो लारा कितनी देर चलता है वो अब आपकी अपनी कैपेसिटी है कि उसको कितनी देर आप जो है वो बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि अभी तक तकरीबन पिछले 2-4 महीनों में तो वो लारा कभी कामयाब नहीं हुआ, तो आगे भी ज़ाहिर ऐसा ही लगता है। लेकिन देखते हैं। लेकिन इस मामले पर हो ये रहा है कि ख़ुद सुहेल आफरीदी जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी काफ़ी हद तक खो चुके हैं और हर कोई उनसे ये सवाल करने पे मजबूर है कि भाई इतनी आपको क्या मजबूरी? कोई ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो कुर्सी को प्यारे हो गए हैं, वो इक़्तिदार नहीं जाता देखना चाहते, इसलिए वो जो है सारा इनके साथ ताउन करें कि उनकी कुर्सी बची रहे। तो दूसरी तरफ दूसरे लोग समझते हैं कि वो सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं और उनको लगता है कि वो अच्छे बच्चे बन के चलेंगे तो उनको भी बदले में कोई इमरान खान के हवाले से रिलीफ मिल जाएगा वगैरह वगैरह, वो भी नहीं इनको मिल रहेगा। तो दूसरा वो है जो उनकी नीयत पे शक नहीं करता लेकिन उनके तरीक़ाकार पे तनकीद करता है। और तीसरा वो है जो कि वैसे ही बुग़्ज़ सुहेल आफरीदी में है, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब के हामी थे, तो उनको तो हर चीज़ वो अच्छा करें बुरा करें वो उस पर तनकीद ही करेंगे। तो बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब के लिए भी मैं हमेशा से ये बात कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा। अभी कुछ लोग उनको डाउट का मार्जिन दे देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि चलो यार
हो सकता है उनकी नीयत का मसला ना हो, लेकिन वो ख़ुद भी फंसे हुए हैं, बड़ी मजबूरियाँ वगैरह वगैरह। फिर जाहिर है सूबे के अवाम है, 4.5 करोड़ लोग हैं, उनके मामलात को एकदम वो कैसे बिल्कुल फ़ारिग करा दें सियासी चीज़ों के ऊपर। तो ज़ाहिर है उनको उन चीज़ों को भी देखना है। भैया आप बजट पास नहीं करेंगे या कुछ है, ज़ाहिर है सूबे के मामलात चलाने में आपको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी अपनी जगह मौजूद है। तो बहरहाल मुश्किल में तो हैं, लेकिन ये मुश्किल तो बहरहाल उन्हें खुद ही सॉर्ट आउट करनी है। और ये कब आप करते हैं सॉर्ट आउट, ये आपके लिए ज़्यादा बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अगर आप इसमें ताख़ीर करेंगे तो उसमें आपका मज़ीद नुकसान ही होगा। एक दफ़ा फिर से आपको बता दें कि जनाब हुकूमत के लिए भी सब अच्छा नहीं है। सुहेल वड़ाई साहब ने जहाँ एक कॉलम लिखा कि कंपनी नहीं चलेगी, तो वहीं हसन अयूब साहब ने भी आज ये बातें की हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुसलसल ब्लैकमेल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो सिस्टम का हिस्सा भी है, लेकिन ब्लैकमेल भी कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने कैसे कितनी देर इस तरह आप हुकूमत चला सकते हैं, इससे बेहतर ये है, ब्लैकमेल होने से बेहतर ये है कि आप असम्बलियाँ तोड़ें और इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन की तैयारी करें, क्योंकि ये हुकूमत अब सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई रह गई है। तो वो भी अब नए इलेक्शंस की तजावीज़ देना शुरू हो गए हैं। तो ये वो लोग हैं जो आपको पता है कि हर वक्त सिस्टम के करता धरता के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ राब्तों में होते हैं। तो ये इनकी तरफ से इस तरह की बातें आना, बहुत से लोग इसको मैसेजिंग ही समझते हैं कि ये सिर्फ प्याम्बरी हो रही है। मुझे नहीं लगता अभी फौरी ऐसा कुछ है, हो सकता है अगले चंद महीनों में सूरत हाल वाज़े हो, लेकिन ये अब बातें ये शुरू हो गई हैं, टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी हैं ये बातें कि हुकूमत के लिए मामलात कितने अच्छे हैं या कितने के बुरे हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत की वाहिद एक अचीवमेंट जिस पे उन्होंने बहुत शोर मचाया था वो ये थी कि जी हमने इंटरनेशनली बड़ा अच्छा पाकिस्तान का नाम कर दिया, हमने अमन कायम करा दिया, हमने बड़े तमाम जो आलमी अहम ममालिक हैं उनकी तवज्जो हासिल कर ली वगैरह वगैरह, तारीफ़ें सुन ली। तो ये वो बड़े अपने मसल्स दिखाते थे कि देखें जी ये हुकूमत तो बड़ी कामयाब हो गई, आलमी सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, उजागर कर दिया, अहमियत बढ़ा दी वगैरह वगैरह। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो भी जो इनकी कामयाबी है वो मुकम्मल तौर पर इनके हिस्से में आ नहीं रही है, क्योंकि जो अग्रीमेंट ये करवाने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो किसी तोड़ चढ़ा नहीं। और अब तो दोबारा बाकायदा जंग शुरू हो गई। पहले इसराइल ने अटैक किया, फिर ईरान ने अटैक कर दिया, अब अमेरिका ने भी अटैक कर दिया ईरान के ऊपर एक दफ़ा फिर से। तो अब वो एक बदू लड़ाई वाली कैफियत तो फिर हो गई, जंगबंदी भी ख़राब हो गई सारी, और साथ में आपना हुर्मुज़ भी ब्लॉक रहा और दोबारा से हमले स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो जो एक एफ़र्ट थी फ़िलहाल वो दोबारा से हमें नज़र आती है कि ख़राब हुई। अब वो चलती रहती है बीच बीच में। मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, मैं ये भी नहीं कह रही कि जंगबंदी भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ये अभी हमें कोई फौरी जो है वो सॉर्ट आउट करती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इसमें जो एक हुकूमत ने ज़्यादा बगलें बजाई थी वो भी मामला जो है वो ऐसा लग रहा है कि इनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा सका। फ़ायदे से ये मुराद है कि अगर उन तमाम इम्पोर्टेंस के पीछे और उसके बाद कोई ये फ़ायदे होते हैं कि चलें कोई पाकिस्तान के लिए मईशत के तौर पर कुछ बेहतरी होती, वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट आती, कोई पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा हो जाती, तो हम कहते हैं कि चलें जी वो जो फ़ौरन आपने कामयाबी हासिल की उसका असर जो है वो घर पे भी पड़ा। हुआ ये कि वो जो फ़ौरन कामयाबियाँ थीं वो आपकी शाबाशों के हद तक तो ठीक थी, लेकिन आम आदमी का तो उसमें कचूमर ही निकला है ना। जंग होती रही है, पेट्रोल बढ़ता रहा और उसके बाद हमने देखा कि उसको आपने सस्ता तक नहीं किया आम आदमी के लिए, तो उसका तो कचूमर ही निकला। और वैसे भी वही बात है, बाहर के ढोल पीट पीट के 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते मेरे ख्याल से तो पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उस ढोल को पीटा गया। अब हालत यह है कि वो ढोल पीटने की कोशिश भी की जाए तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और लोग अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं। और वही बात हुई कि अब ईरान अमेरिका जंग के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा नहीं हम देख रहे कि लोग इस खबर में कोई दिलचस्पी रखते हैं या कोई बहुत ज़्यादा जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का किरदार कहाँ है, क्योंकि वो आगे उससे मामला ज़्यादा चले नहीं। तो अब ये तमाम चीज़ों के बाद जो है आखिर में फिर वही आपके घर के अपने मसले मसाइल हैं जो इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं। तो उसमें हुकूमत की कामयाबी क्या है? उसमें तो हुकूमत की कामयाबी 0/0 है। और यही वजह है कि जो इसके ऊपर चीज़ें हैं वो इनकी ख़राबी की तरफ गई हैं। मैं एक बात और वाज़ेह कर दूं कि अभी फ़िलहाल 28वीं तरमीम जो है जिसमें सबसे बड़ा मसला तो ये था ना कि पैसे लेने हैं सूबों से, क्योंकि 18वीं तरमीम में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे ये खदशात ज़ाहिर किए जाते हैं कि वफाक कमज़ोर हो गया या वफाक के पास मईशत का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा आ गया। इसमें शायद कुछ बातों में सच्चाई भी हो, बहरहाल अपना मौक़िफ़ है हर एक का।
लेकिन 28वीं तरमीम जो इन्होंने करनी थी तो उसमें कुछ चीज़ें रोल बैक करनी थी, जिसका मकसद ये था कि जो वफाक है उसके ऊपर माशी बोझ कम हो सके। तो ये काम इन्होंने 28वीं तरमीम के बगैर कर लिया, क्योंकि जो इन्होंने सूबों से ताउन मांगा है मईशत की मद में, तो बेसिकली आप देखें तो यही किया गया ना कि पैसे सूबों को ही कम कर दिए या उनसे वापस मांग लिए, या जो भी जिस तरह का भी हिसाब लगा लें, आपके कटौतियाँ कर दी। तो कहने का मकसद ये है कि जो बेसिक मसला था कि पैसे वफाक के पास हों, वो तो उन्होंने ले लिए हैं सूबों से। तो बाकी जो अब तरमीमें शर्मीमें करनी है उसमें थोड़ा वक्त भी लग जाए अगर, तो उसको वो बियर कर सकते हैं। पहले जो एक तरमीम की अर्जेंसी थी कि जी बड़ी जल्दी थी कि बजट से पहले ही करनी है, तो उसकी वजह मेनली यही थी कि ताकि पैसे जो हैं वो ज़्यादा वफाक को मिल जाएं, तो वो उन्होंने अदरवाइज़ सेटलमेंट कर ली है। तो अब उसके बाद जो है वो अर्जेंसी ख़त्म हो गई है, तो अब बाकी जो चीज़ें हैं वो मुमकिन है कि आगे बढ़ के दोबारा बाद में चीज़ें मैनेज करके की जाएँ, तो ये सूरत हाल होगी। लेकिन इससे फिर वही बात होगी कि बारगेनिंग का एक नया बाज़ार खुल जाएगा और हर पार्टी जो है वो चाहेगी कि उसको कुछ ना कुछ बदले मिलते जाएं इस तरमीमों के सारे खेल के अंदर, तो वो एक नज़र आएगा। और इसी वजह से लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो ब्लैकमेल करके इस तरह की चीज़ें ले लेती है। तो ये जी इस वक्त की हैं। आज की एक अहम खबर ये होगी कि इक़्तिसादी सर्वे आ जाएगा। बेसिकली ये एक हुकूमत का अपना रिपोर्ट कार्ड है मईशत के ऊपर कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करके इस हुकूमत ने एग्जैक्टली क्या अचीव किया पिछले एक साल में, जो इन्होंने टारगेट पिछले बजट के सेट किए थे उनको किस हद तक अचीव किया। तो उससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने फ़ीसद ग्रोथ हुई और कितने फ़ीसद खसारा रहा और कहाँ कहाँ पर कैसे अवाम के पैसे को उजाड़ा गया। तो अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है, अगरचे ये पिछली बार भी कुछ लोगों का ख्याल है कि उसमें डंडी मारी गई थी, तो बहरहाल इस का जो इस साल का इक़्तिसादी बजट वो आज पेश किया जाएगा, यानी इक़्तिसादी सर्वे जो है वो पेश किया जाएगा, जिससे मज़ीद पता चल जाएगा कि हुकूमत की परफॉर्मेंस इस महाज पर क्या रही। बहुत से लोग ख़बर सुना रहे हैं कि जो औरंगज़ेब साहब हैं आपके वज़ीर ख़जाना, उनकी छुट्टी भी हो सकती है बजट के बाद, क्योंकि ये सारा जो बोझ है इक़्तिसादी नाकामियों का वो उनके सर डाल के कोशिश की जाएगी कि उन्हें फ़ारिग करके हुकूमत बरी ज़िम्मा होने की कोशिश करे, लेकिन ऐसे बात बनेगी नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।